Hi everybody, welcome to PIB Insights. Yesterday, you must have followed the Ram Mandir consecration ceremony. So आज के सेशन में हम क्या करेंगे कि रिलीजियस टूरिज़्म को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. बिकॉज अभी एक मंदिर का कॉन्सेक्रेशन हुआ है. धीरे धीरे जब सेशन में ही हम बात करेंगे इनफैक्ट कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये प्लान किया है कि उनके अपने स्टेट में जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं या फिर हॉटस्पॉट्स हैं उनको इस वे में डेवलप किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि एक तो पहले अभी ये न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा, तो अगर फ़ेज़ 2 में ना सही तो कम से कम फ़ेज़ 1 में तो इस पर क्वेश्चन आ ही सकता है. ठीक है, दूसरी बात कि इकनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, राइट. उसमें एक सेक्टर टूरिज़्म सेक्टर भी है और टूरिज़्म सेक्टर का सबसे बड़ा कंपोनेंट अगर इंडिया में कोई है तो वो रिलीजियस टूरिज़्म ही है. इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी टाइप्स मिलेंगे टूरिज़्म के. जैसे एक को हम बोल सकते हैं हेल्थ केयर टूरिज़्म. तो इंडिया में बहुत सारे कंट्रीज़ से बाहर के लोग आके यहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं. ठीक है, क्योंकि इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वो बहुत सारे कंट्रीज़ से फार बेटर है. अगर हम कुछ स्टेट्स को छोड़ दें जिसमें एक मेरा भी स्टेट आता है, तो बिहार को छोड़ के या फिर किसी ऐसे दूसरे स्टेट को छोड़ के ओवरऑल अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रोवाइड की जाती है. अभी कल की न्यूज़ थी कि मालदीव्स के गवर्नमेंट ने वहाँ पे किसी पेशेंट को जो कि बच्चा था एक, उसको अलाउ नहीं किया, ठीक है, कि वो इंडिया आके अपनी ट्रीटमेंट करा पाए एंड उसकी बाद में डेथ हो गई. सो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी. बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज से, खास करके जो साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया के जो बाकी के कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान को छोड़ के, सो यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं अपनी ट्रीटमेंट कराने. तो हेल्थ केयर टूरिज़्म ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल टूरिज़्म को बूस्ट करने में. इसके अलावा एजुकेशनल टूरिज़्म भी होती है काफ़ी ज़्यादा. अब आपने न्यूज़ में सुना होगा बहुत कि इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ में लोग जाते हैं पढ़ाई करने. वो हो सकता है ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके बाद पीएचडी हो. बट कई सारे लोग इंडिया भी आते हैं. आप अगर आईआईटीज़ को देखो, एनआईटीज़ को देखो, आईआईएम्स को देखो, तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होता है ऐसा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बाहर के कंट्रीज से आते हैं, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज से. इसी को और ज़्यादा बूस्ट मिले इसलिए रिसेंटली पिछले 3-4 महीने में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जैसे एक आईआईटी का कैंपस दुबई में खोला जाएगा, एक आईआईटी का कैंपस तंजानिया में खोला जाएगा. तो ये सब इसीलिए है बिकॉज़ वहाँ के लोकल्स को ये दिखा पाना पहले कि हमारे यहाँ पढ़ाई ऐसे होती है, करिकुलम हमारा ऐसा है, जो लेवल ऑफ कंटेंट है, ठीक है, जो करिकुलम का पार्ट है, उसके बारे में अच्छे से बताने के लिए ये एक बहुत अच्छा मूव है कि हमने अपने आईआईटीज़ को सेटअप कर दिया बाहर की कंट्रीज़ में. अब इससे क्या होगा कि एक जो लोकल कनेक्ट होता है वो बिल्ड हो जाए तो फिर और ज़्यादा लोग इंडिया आएंगे पढ़ने. क्योंकि इन दी एंड ये जितने कैंपसेस बाहर की कंट्रीज़ में खुल रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑफ कैंपसेस. और ऑफ कैंपसेस में कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं. वहाँ से फार बेटर पढ़ाई यहाँ पे हो पाएगी, यहाँ के आईआईटीज़ में हो पाएगी. अब ये जो 2 आईआईटीज़ के मैंने नाम गिनाए हैं आपको, एक मद्रास में है तमिलनाडु में और एक आईआईटी दिल्ली, तो इनके ऑफ कैंपसेस खुल रहे हैं इन 2 कंट्रीज़ में. उसी तरह टूरिज़्म के और भी बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं. क्योंकि अभी रिलीजियस टूरिज़्म न्यूज़ में है, कल ही ये कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी हुई है बेसिकली. सो इसलिए हम इसी पे फोकस रखेंगे आज के सेशन में. और आज के सेशन में कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे जिस पे कि डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए. एक स्कीम ज़रूर न्यूज़ में है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, बट उस पर भी डिटेल्स नहीं आई है. ठीक है, वो बस प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है. अब आगे से कुछ दिनों के भीतर हो सकता है 10 या 15 डेज़ के अंदर ही एक कैबिनेट मीटिंग हो और उसमें इस स्कीम को और इसके फीचर्स को कैबिनेट की अप्रूवल मिले. तो जब ऐसा होता है उसके बाद ये वापस से पीआईबी में आएगी न्यूज़ में, फिर हम उस समय इसको डिटेल में कवर करेंगे. अभी के लिए जो नोन फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस अभी अनाउंसमेंट हुई है एंड कुछ ऊपर से बातें बताई गई हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें. जैसे ओवरऑल जो आइडिया है वो ये है कि 1 करोड़ हाउस पे, ठीक है, 1 करोड़ हाउस में रूफ़ के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया की हो जाए, बिल्ड हो जाए. सो ये सब कुछ न्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए मैंने क्वेश्चन आज के सेशन में नहीं रखा है उस पर. सो आज के सेशन में बस आप रिलीजियस टूरिज़्म टॉपिक के ऊपर कंटेंट अपना प्रिपेयर कर लेना
क्योंकि ये कोई छोटी मोटी इवेंट नहीं है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सरप्राइज मत हो जाना अगर आरबीआई में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो इनफैक्ट अगर रिलीजियस टूरिज़्म नहीं तो कम से कम टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर तो आ ही सकता है। एंड बिकॉज रिलीजियस टूरिज़्म, सो अगर हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो अराउंड 60% जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं तो वो रिलीजियस रीजन्स की वजह से ही घूमने जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझना। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हैं, उसको नोट कर लेना, ये बहुत काम आएगा आपके। ओके, सो जब हम किसी भी इंडस्ट्री या फिर सेक्टर की बात करते हैं तो उनके टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ओवरऑल उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे क्या है एंड आगे इसमें क्या और फर्दर स्कोप हो सकता है ग्रोथ का। सो अगर आप ऐसे देखो टारगेट ऑडियंस को इसमें, तो सबसे पहले जो हमारा लो इनकम क्लास है जिसका कि नंबर बहुत ही ज़्यादा है, राइट। सो इनका कंट्रीब्यूशन मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये जब आएंगे तो बहुत ही लग्जरियस आइटम्स वहाँ पे जाके परचेज़ नहीं करने वाले, या फिर जो कुछ भी फैसिलिटीज़ उस पार्टिकुलर रिलीजियस साइट पे ऑफ़र करने को है, सो ये उसको अवेल नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स इन देयर पॉकेट्स। बट फिर भी अगर आप ऐसे भी एज्यूम करो कि ये बेसिक नीड अपनी वहाँ पे पूरी करते ही होंगे, जैसे कि खाना हो गया, रहने के लिए चलो 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार अगर उनको होटल्स नहीं मिल पाए तो फिर भी जो बेसिक एकोमोडेशंस होती हैं जैसे धर्मशालाज हो गए, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे लॉजेज होते हैं, तो अगर ये उसमें भी रुकते हैं तो भी जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको कुछ ना कुछ अर्निंग तो हो ही रही है। अच्छा, इसके बाद स्टेइंग के बाद आप देख लो उनके खाने वाने का, ठीक है, तो ये सब बिग टिकट परचेजेस नहीं होते, बट फिर भी इससे वहाँ के लोकल्स को काफ़ी फ़ायदा होता है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है इससे। और कुछ नहीं भी अगर तो ये जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस में, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा है, लो इनकम क्लास इंडिया में बहुत बड़ा है, तो ये जहाँ भी घूमने जाएंगे तो ओब्वियसली वो ज़्यादातर केसेस में वहाँ के पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं फिर इनको मेंटेन करने के लिए वहाँ के लोकल्स को ही हायर किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे देखें तो ऐसा नहीं है कि लो इनकम क्लास की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है रिलीजियस टूरिज़्म में, कुछ ना कुछ वहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। नेक्स्ट जहाँ से फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा होता है वो है मिडिल एंड हाई इनकम क्लास। अब ये बातें आप समझ सकते हो कि क्यों ऐसा होता होगा, क्योंकि उनके पास पैसे हैं खर्च करने को। तो जहाँ भी ऐसा होगा कि जो डिस्पोजेबल इनकम है अगर वो जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन की कैपेसिटी बढ़ती है। सो इनके लिए फिर क्या क्या है ऑफ़र करने को। अब जैसे मैंने यहाँ पे रामायण का एग्जांपल कोट किया हुआ है, तो रामायण में बहुत सारे कांड है, ठीक है, जैसे बाल कांड है, सुंदर कांड है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे समझो कि ये जो जितने अलग अलग कांड है, जितने अलग अलग अध्याय हैं, उन सब पे कोई प्लेज हो सकती हैं सेपरेटली, ठीक है। इन सब पे नाटक वहाँ पे लोकल जो एरिया है जहाँ पे घूमने जा रहे हैं, जहाँ पे मंदिर है, तो उसके आसपास की जगह पे इन सब पे बेस्ड, इन सब थीम्स पे बेस्ड कोई प्ले नाटक ऑर्गेनाइज कराई जा सकती है। तो ये जो जितने बिग टिकट साइज़ के प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज के पैकेज को परचेज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है कि वो कोई थीम बेस्ड वहाँ पे कोई शो देखे। सो यहाँ से फिर अगेन उस लोकल कम्युनिटी को या फिर उस एरिया को इससे बहुत ज़्यादा इनकम होती है। जैसे दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल में लाइट शोज़ होते रहते हैं बार बार, और यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने जाते हैं। सो ये देख पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, खास करके लो इनकम क्लास के लिए, लेकिन जो भी मिडिल क्लास या उससे ऊपर का है सो वो आसानी से ये अफोर्ड कर सकता है एंड बहुत लोग देखने जाते भी हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है कैटेगरी, वो है इंडियन डायस्पोरा का। सो जितने इंडियंस, वो चाहे उनका इंडियन ओरिजिन हो, चाहे वो अब वहाँ के सिटीजन्स हो गए हों किसी और कंट्री के, बट कल्चरली वो अभी भी इंडियन ही हैं। देर न सवेर वो इंडिया आके घूमना चाहते हैं एंड ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप नंबर देखो तो आगे इसमें बताया है, यहाँ पे लिखा है वैसे 32 मिलियन। सो ये अराउंड 3 करोड़ के आसपास का नंबर है एंड ये नंबर बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए बहुत सारे इंडियंस बाहर जाते हैं। बट एक बार बाहर गए तो ऐसा नहीं है कि वो फिर वहीं पे रह जाएंगे, वो आते रहते हैं एंड जब भी आते हैं तो उनके लिए ये जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो ट्रिप की तरह हो जाती है। वो जाते हैं, घूमते हैं एंड बिकॉज वो बाहर से अर्न करके आ रहे हैं तो उनके पास स्पेंड करने की कैपेसिटी भी अच्छी खासी होती है।
सो हमारी थर्ड जो कैटेगरी है इसमें वो है इंडियन डायस्पोरा। उसके बाद जितने भी इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स हैं, मतलब जितने इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो बाहर जाके रह रहे हैं, सो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। अब इसको आप थोड़ा समझना अच्छे से। आपके घर के पास मान लो कि आपका जहाँ पे घर है उसी के बगल के बिल्डिंग में कोई रहने आ रहा है, रेंट पे रह रहा है, ठीक। वो रहने आ रहा है एंड हो सकता है वो किसी दूसरे स्टेट का हो, उस स्टेट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। तो धीरे धीरे उससे आपकी बात स्टार्ट हो गई, उसने आपको अपने स्टेट के बारे में बताया। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, नेचर अच्छा है, अगर वो लॉ अवॉइडिंग सिटीज़न है, वो कोई रूल्स ब्रेक नहीं कर रहा, तो आप भी उससे बात करना चाहोगे। एंड आप दोनों के बीच में जब बात होगी, वो अपने स्टेट के बारे में आपको बताएगा कि वहाँ की क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो आपके मन में भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जनरेट होगी कि आपको कभी टाइम मिले तो इसने जो जो जगह के बारे में बताया है उस पार्टिकुलर स्टेट के बारे में, तो वहाँ पे आप जाके विजिट कर पाओ, देखो कि ये चीज़ें सही भी हैं या नहीं। एंड अब तो खैर सोशल मीडिया का टाइम है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आप ये सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हो। इंडिया के पास सच में बहुत कुछ ऑफ़र करने को है, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो इंडियंस की और इंडिया की जो इमेज थी बाहर के लोगों के मन में, सो वो परसेप्शन बहुत ही ख़राब था, ठीक है। अभी भी उसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट पहले से बेटर ज़रूर हुआ है। तो जब भी कोई इंडियन बाहर जाके रह रहा है, जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपके बगल के बिल्डिंग में कोई रह रहा है आके दूसरे स्टेट का, तो आप इसी को अप्लाई करो बाहर के कंट्री में। जब इंडिया से कोई बाहर जाता है रहने, तो इंडियंस जहाँ भी होते हैं वो बहुत अच्छे से रहते हैं। उनको किसी क्राइम में या जो भी फालतू की चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होती है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हो सकते हैं जो थोड़े बहुत इन्वॉल्व हों, बट बाय एंड लार्ज आप अगर इंडिया में यूएस में देखो, तो यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, और जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पे रह रहे हैं और जो उनकी पर कैपिटा इनकम है, अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इंडियंस या फिर इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोकल्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये लोग सबसे ज़्यादा टैक्स भी पे करते हैं, एंड ये चीज़ किसी से छिपी नहीं है कि जितने भी टेक कंपनीज़ हैं जो यूएस बेस्ड हैं या फिर बाहर भी, तो वहाँ के टॉप मैनेजमेंट में आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। यूएस में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स अगर किसी नॉन यूएस कंट्री का है तो वो इंडिया का ही है। सो ऐसे से बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जिससे ये प्रूव होता है कि इंडियंस जहाँ भी जाते हैं वो अपने करियर को अच्छे से बिल्ड करते हैं, एंड वहाँ पे वो लॉफुली, ठीक है, या फिर लॉ को अवॉइड करते हुए वहाँ पे रहते हैं। तो इससे वहाँ के लोकल्स को दिक्कत नहीं होती। यही आपके पास बहुत सारे अलग दूसरे कंट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो इनका हर ऐसे प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ हाथ रहता है बाहर के कंट्रीज़ में। वो चीज़ लकीली इंडिया के साथ नहीं है। सो अब कोई इंडियन वहाँ के किसी लोकल से दोस्ती करेगा अगर, और वो फिर उसको इंडिया के बारे में बताए, तो नो डाउट इससे क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। वहाँ का लोकल जो भी सिटीज़न है वो अब सर्च करके देखेगा या अपने साइड से किसी भी और दूसरे तरीके से पता करके देखेगा कि इसने जो बातें बताई हैं, जिस जगह के बारे में बताया है, वो घूमने लायक है भी कि नहीं, राइट। बहुत पहले के टाइम पे, अभी से 20-25 साल पहले हमारी रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, और उसके बाद फ़्लाइट्स भी इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं थे। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से टूरिज़्म सेक्टर का जो ग्रोथ हो सकता था इंडिया में वैसा नहीं हो पाया। लेकिन अब चीज़ें सुधरी हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे देखो उड़ान स्कीम के थ्रू, तो जितने रीजनल सेंटर्स होते हैं जो बहुत लाइक मेट्रो सिटीज़ नहीं हैं, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको भी एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, तो इससे फिर टूरिज़्म को भी बूस्ट मिलेगा, राइट। तो ये हमारा थर्ड कैटेगरी था, एंड इसी से रिलेटेड था फिर फोर्थ वाला भी, जो मैंने आपको बताया कि जितने भी इंडियंस या फिर इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि वो फिर अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, फॉरेन नेशनल्स को इंडिया विजिट करने के लिए। सो ये हमारे 4 कैटेगरीज़ हैं जो कि टारगेट ऑडियंस हमारी है टूरिज़्म सेक्टर में। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कितने कितने साइट्स हैं, क्योंकि जब भी हम किसी सेक्टर की बात करेंगे तो चलो हमने टारगेट ऑडियंस देख लिया, बट उसके भी पहले देखना ये रहता है कि ऑफ़र करने के लिए है क्या। सो ये जितने भी साइट्स यहाँ पे लिखे हैं आप इससे ज़रूर फैमिलियर होंगे। इसके अलावा भी वो बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे बिहार में एक जगह है वैशाली, तो ये जो जैन रिलीजन है इसका ओरिजिन वहीं से माना जाता है। तो बहुत सारे प्लेसेस यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये जगह के नाम आपको पढ़ के आइडिया हो जाएगा
कि ऑलमोस्ट हर स्टेट में कुछ ना कुछ यूनिक है ऑफ़र करने के लिए। अब जैसे केरला में सबरीमाला टेम्पल है, वो न्यूज़ में था काफ़ी, पिछले 2 साल से बहुत सारी बातें हुई हैं उस पर, बट वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं विजिट करने। तो ऐसे 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 करके बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप अगर सर्च करके देखो तो वहाँ के भी कुछ आपको साइट्स मिल जाएंगे जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो ऑफ़र करने के लिए हमारे पास है। उसके बाद लास्ट में जो पॉइंट आता है, एंड इसके बाद हम कुछ कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, बट मेजर पार्ट में ये आखिरी कंपोनेंट है जो आज के टॉपिक से लिंक्ड है, वो ये कि अगर हमने रिलीजियस टूरिज़्म की बात की है तो फिर हमें ये भी समझना होगा कि इसका एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन कितना है, जीवीए में या फिर जीडीपी में। ठीक है, तो अगर हम एक बार देख लेते हैं फैक्ट्स को कि क्या क्या है, तो इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है समझना वो ये कि जो टोटल डोमेस्टिक टूरिज़्म है उसका 60% वो रिलीजियस टूरिज़्म से ही आता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसलिए मैंने बोला कि टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर नोट्स बनाने में आपको रिलीजियस टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 60% कंप्राइज करता है उसका। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद 11% ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया कम फॉर रिलीजियस एंड पिलग्रिमेज पर्पसेस। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे बात हुई है फॉरेन टूरिस्ट की। अब दिल्ली में कोई आए घूमने अगर, तो यहाँ पे नो डाउट बहुत सारे हिस्टोरिक साइट्स हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, तो ऐसे साइट्स भी हैं जो कि घूमने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, राइट। तो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो ये सब साइट पे भी जाते हैं। तो टोटल 11% हो गया फॉरेन टूरिस्ट का। अच्छा, उसके बाद अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो टूरिज्म सेक्टर का ओवरऑल 7% है। अब इसको आप समझना अच्छे से, टूरिज्म सेक्टर का अराउंड 7% है। रिलीजियस टूरिज्म का अलग से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फिलहाल तो नहीं है डेटा, हो सकता है कोई दूसरी रिसर्च पेपर है या फिर कुछ ऐसा पब्लिकेशन है उसमें लिखा हो, बट आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर ऐसा है कि 60% टोटल डोमेस्टिक टूरिज्म का रिलीजियस टूरिज्म से आता है, और यहाँ पे अगर लिखा है 8% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 7% कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो आप नहीं भी तो कम से कम हाफ तो मान ही सकते हो कि रिलीजियस टूरिज्म की कंट्रीब्यूशन कम से कम 3.5% तो है कम से कम, इससे ऊपर भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखो एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म सेक्टर का, तो टूरिज्म सेक्टर अकेले इंडिया के टोटल वर्कफोर्स के 8% लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीडीपी का और एम्प्लॉयमेंट वाला डेटा, ये दोनों आपको नोट करके रखना है। इसको आप कोट कर सकते हो कहीं भी। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो अराउंड 40 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है थ्रू दिस सेक्टर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद इन 2022, क्योंकि लेटेस्ट डेटा जैसे फिस्कल ईयर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। सो जैसे ये ईयर ख़त्म होता है उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगे जिसमें आपको अपडेटेड फिगर मिल जाएगा। अभी के लिए आप बस ये देख लो कि जो लास्ट फिस्कल ईयर था उसके हिसाब से 14.33 करोड़ इंडियंस एंड 64.4 लाख फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री की खुद की डेटा है, तो ये यहाँ पे गलत नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर हम सिर्फ रिलीजियस साइट्स को ही कंसिडर करें तो वहाँ से अराउंड 1.35 लाख करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। तो ये दूसरा फैक्ट है जो कि आपको नोट करके रखना है। जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस साइट का एब्सोल्यूट नंबर कि कितना कंट्रीब्यूट करता है या फिर कितने का इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर इसी को समराइज़ करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए, सो दैट अगर रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर कुछ आता है लिखने को तो आप ब्लैंक ना रहो, आप इसको बता पाओ अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मैंने न्यूज़ आर्टिकल से उठाए हैं कि आप देखो कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं है जो कि इसको बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान की, तो ये जबकि न्यूज़ है, ठीक है, तो उस समय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे, उन्होंने अनाउंस किया था अराउंड 13.48 करोड़ का एक पैकेज, ताकि वहाँ पे बूस्ट मिले रिलीजियस टूरिज्म को। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे यूपी में हो रहा है। तो अब अभी जैसे अयोध्या का आपने सुना देखा, अयोध्या के अलावा भी यूपी में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस साइट्स हैं, जैसे काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है। तो ऐसे करके बहुत सारी जगह हैं, गोरखपुर है। सो इन सब को धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा, एंड स्टेट्स अगर अपने साइड से ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं तो ओवरऑल इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ये काम नहीं कर सकती। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है तो वो भी हम देख लेते हैं।
सो ये कुछ स्कीम्स हैं, इसमें कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जैसे स्वदेश दर्शन। तो ये अगर आप स्कीम्स क्रॉनिकल सीरीज़ में जाओ एंड वहाँ पे सर्च करो तो ये स्कीम आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर सिंपली स्वदेश दर्शन स्कीम प्रैक्टिस मॉक करके आप सर्च करो तो ये आपको दिख जाएगा वहाँ। सो इसके बारे में रीड करना थोड़ा, मतलब पूरी डिटेल में मत जाना, क्योंकि जब ये न्यूज़ में आएगी अगर जैन में या फिर फेब में जब भी, तो हम इसको अलग से कवर करेंगे। अभी के लिए बस आप देख लो कि ये स्कीम है क्या। तो ये स्कीम लास्ट टाइम जब न्यूज़ में आया था वो आया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर के संपूर्णा में ये आपको मिल जाएगा, या फिर पीआईबी सूत्रा में। इनफैक्ट हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था, तो ये आपको स्कीम्स क्रॉनिकल में भी मिल जाएगा। उसके बाद है प्रसाद स्कीम, फिर नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, देखो अपना देश इनिशिएटिव, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये सब ऐसे हैं जो डायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है इनिशिएटिव्स। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। तो ऐसे से करके बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है। उसके अलावा स्टेट के जो अपने इनिशिएटिव थे वो भी मैंने आपको दिखा दिया। सो ये सब कोट किया जा सकता है किसी भी आंसर में, ताकि एक होलसम पिक्चर दी जाए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के कैसे इस टूरिज्म सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। सो यही सब आपको देखना है। कुछ और आर्टिकल्स हैं तो उसकी मैंने लिंक दे दी है, आप सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे जाके इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो यही सब कुछ है आज के आर्टिकल में। और पीआईबी में जैसे पीएम वहाँ पे गए थे बेसिकली, तो बहुत सारे आर्टिकल्स राम मंदिर के ऊपर थे, तो मैंने वहाँ से इसको पिक किया है। एंड मैंने सोचा कि क्योंकि इस टॉपिक पे ज़्यादा बात होती नहीं है, तो एक बार ये कवर हो गया, इसके बाद आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फैक्ट्स हैं इसमें उसको अभी के लिए आप नोट कर लो। जब मान लो कि इकोनॉमिक सर्वे आता है और उसमें कुछ बात होगी इसके ऊपर, तो हम उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतने ही फैक्ट्स हैं जो काम के हैं। आगे जो भी न्यूज़ आती है उसके हिसाब से हम फिर से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।